इंडिया आर पुअर 130 करोड़ पीपल में से 26 करोड़ पीपल यहाँ पर पुअर है। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी आर लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, malnutrition. Why poverty is there? Because we are illiterate. If we are illiterate, then we cannot work properly. Efficiency, it decreases efficiency. Yes. Malnutrition. So malnutrition है तो हमारा बहुत सारा पैसा मेडिकल में चला जाएगा। और हम कंसंट्रेट नहीं करते। हाँ, कंसंट्रेशन, मालन्यूट्रिटेड तो हमारा इसमें चला जाएगा। इसके अलावा लैंडलेसनेस, इफ समबडी इज लैंडलेस देन हैज टू वर्क ऑन अदर्स फील्ड And low wages. at low wages, then again it is the cause of poverty. And one most important reason is unemployment. If somebody is unemployed, then there is no fixed income. Unemployed का मतलब कोई fixed income तो आएगा नहीं। Economic development. हाँ, family. size of family, size of family, Population. size of family is large, then again It's a low economic development. social factors, and also child labor है तो वो भी इसका रीजन हो सकता है। Dimensions of poverty means hunger and lack of shelter, यानी कहाँ तक poverty जा सकती है। अगर कोई भूखा है तो भी पुअर है, अगर छत नहीं है तो भी पुअर है। इसके अलावा it is a situation parents are not able to send their children to school नहीं भेज पा रहे हैं, then it is poverty. It means lack of clean water, अगर पानी पीने को ठीक से नहीं मिल सर ये सब तो जाएगा। उसमें आ जाएगा ना अनहेल्दी में। Yes, that means it is we are in a slum area and that is very dirty place to live. Then why we are living not in a hygiene good area? Due to poverty. Slum area में क्या होता है, more than a specific number of people per square kilometer लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हाइजीन की समस्या रहती है। कोई वहाँ पर ओपन डेफिकेशन होता है, पानी की प्रॉब्लम रहती है, ड्रेनेज खुला रहता है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं रहता स्लम एरिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पुअर सैनिटेशन होता होगा। ओके, नाउ इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल। आपका लैक ऑफ रेगुलर जॉब है, काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, सीजनल वर्क है, देन इट इज अगेन ए कॉज ऑफ पॉवर्टी। One of the biggest challenge of independent India to bring millions of its people out of poverty. ये बात 1980 की है कि जो UN ने बोला था कि $1.9 मतलब 1.9 हमने पढ़ा कल के। Yes, sir, yes, sir. तो 1.9 का मतलब 150 रुपये अगर कोई कमा रहा है इंडियन करेंसी, 75 रुपये का $1 होता है, तो इसका मतलब है कि वो पुअर नहीं है। सर पर डे ना, पर डे। लेकिन चाइना 1980 में उसने अपने यहाँ ऐसा डेवलपमेंट किया कि आज वो अनाउंस कर रहा है, अभी उसने एक वीक पहले अनाउंस किया कि नोबडी इन चाइना इज पुअर, एवरीबडी इज हैविंग इनकम मोर देन एज स्पेसिफाइड एज द इंटरनेशनल लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन। लेकिन इंडिया में वही समय इंदिरा गांधी का था और उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। स्टिल वी आर फाइटिंग and 26 crore people, though our population has size is increased, then also yes we have improved in this level, however still 26 crore people in India are poor. तो चाइना बहुत आगे निकल गया और हम सर आगे। चाइना फेक न्यूज़ में तो देखा, फेक न्यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी उसने डेवलपमेंट तो कर ही दिया है। फिर भी वो अभी अनाउंस कर रहा है कि हो सकता है ये फेक न्यूज़ हो, बट वो अनाउंस कर रहा है कि हमारे यहाँ अभी पॉवर्टी लेवल नहीं है, कोई भी पुअर नहीं है। तो 0 पॉइंट समथिंग बताया था ना, 0 पॉइंट। अभी तो हम कल न्यूज़ देख रहे थे तो उसमें ये बता रहा था कि चाइना हैज अनाउंस्ड दैट नोबडी इन चाइना इज पुअर। और 1980 में हमारे यहाँ और उसके यहाँ दोनों जगह इक्वल पॉवर्टी थी, 40% पीपल पुअर थे, तो अभी हमारे 25% पॉवर्टी रही है, तो उसके यहाँ कोई नहीं है। सो उसके अलग रीजंस हो सकते हैं। सो इट इज इन इसके अलावा कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज द इनकम और कंजम्पशन लेवल। सो हम कैसे इसे करें, इनकम के बेसिस पर भी कर सकते हैं। व्हाट इज नेसेसरी टू सैटिस्फाई बेसिक नीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो पॉवर्टी लाइन may vary with time and place. So while determining the poverty line in India, a minimum
लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ डिटरमाइन टू बी सब्सिस्टेंस, हम एक कंट्री डिसाइड करेगी कि हमें अपने यहाँ के लोगों को क्या क्या देना है, तो कंट्री का भी एक पॉवर्टी लाइन होता है कि हम क्या क्या देना चाहते हैं। वी आर हैविंग ऑब्जेक्टिव, दिस थिंग। एक तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, तो वो इतना कहती है, लेकिन हम भी अपना रखते हैं नहीं, इतनी चीज़ तो मिलनी चाहिए कम से कम। और कुछ है नीदरलैंड, तो वो सब कुछ दे सकते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं, अगर एक लड़के के पास एक लैपटॉप नहीं है तो वो पुअर है। तो मतलब आप समझिए पॉवर्टी लाइन का अलग अलग क्राइटेरिया है कि हम ये देना चाहते हैं। यूएसए में अगर कार नहीं होती तो हाँ, तो हर एक के पास 2 घर हैं, वो तीसरे घर की ओर जा रहा है, तो वो लोग रखते ही हैं कोई न कोई। So there is calorie needs also vary. Now it is very correct to say कि और सर एक दिन में कितने होना चाहिए वेट? एक दिन में एक इंसान को कितनी $1.9, that is 150 rupees। 150 रुपीज। अब सर 150 84 रुपीज होता है ना। एरियाज में 2 320 into 75 कर दो तो कितना आ रहा है? 1.9 है, 1.9 को 2 मानोगे? 275 रुपीज का $1 है, तो $1.9 किसने स्पेसिफाई किया है? UN ने, तो उसके हिसाब से 150 रुपीज नहीं तो चलो 143 रुपीज, इतना होगा। समझ में आ गई बात? एक दिन एक दिन में इतना होना चाहिए। और जो रूरल आदमी है उसको 2400 कैलोरीज मिलनी सर ये तो चाहिए, इंडिया में भी है, और अर्बन को 2100 कैलोरीज मिलनी और चाहिए। सर ये इंडिया बात, में 1000 रुपीज पर मंथ कमाना है अर्बन। अब ये देखो और और देखिए, इंग्लैंड को फॉर द ईयर 2000 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड एट 328 रुपीस पर मंथ। अच्छा, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि 175 पर डे होना चाहिए, लेकिन इंडिया कहती है नहीं, अगर हमारे यहाँ पर्सन को सर ये तो 99 सर बहुत पहले का है। इट इज अब तो बढ़ गया। 328 सर, अब तो बहुत पर बढ़ गया। month। अब और अभी देख लेंगे अभी कि सर कितना होगा। 1000 हो गया अर्बन में अर्बन में पर 1000 मंथ और 164 रूरल में। ओके, ये नई जानकारी मिली कि मतलब 864 रूरल में और 1000 रुपए ऐसा। 1998 वाली। हाँ, सर पर मंथ का poverty- है, मंथ का है, पर डे या फिर मंथ का है? देखो ये पर मंथ का है तो सर पर डे का $1.9 सर पर हाँ। तो तब फिर ऐसा नहीं हो सकता। पर डे का 1.9 तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सर, फिर पर अगर month 1000 रुपए में 30 से डिवाइड करो तो 100 में 3 से 33 रुपए पर डे। अगर एक शहर का आदमी 33 रुपए पर डे कमाता है तो क्या इंडिया में ना? इंडिया हाँ। में सिटी का आदमी 33 रुपए कमा रहा है, क्या एक दिन का खाना खा लेगा, सर रह ये तो लेगा? किया था कि वो इंडिया का कम हो जाए रेशियो। हाँ, इस वजह से किया। ये लेकिन आर्टिकुलेटेड फिर भी लोग तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो वो अब lack of resources है and cannot do well in 33 भी such नहीं a कमा mere पाते। payment। अगर इतनी कम पेमेंट मिलेगी तो क्या एक आदमी चला पाएगा सर घर से? 33 भी तो नहीं कमा गरीब से गरीब आदमी को 3000 रुपए चाहिए चलाने, तो हाँ। 1000 में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। नाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली इन बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। तो ये हमारे यहाँ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वो हर महीने ये बात पता करता है कि कौन कितना पुअर है। There is also the international poverty line, जिसके लिए इसमें पहले था $1, लेकिन अभी जो मैं पढ़ रहा था तो $1.9 वो बढ़ा दिया गया। पहले $1 है जब ये बुक लिखी गई। सर अमेरिका में है पॉवर्टी, अमेरिका में पॉवर्टी चेक करनी पड़ी, पॉवर्टी तो है वहाँ पे, वहाँ भी स्लम और एरिया है। चाइना में चाइना ने अनाउंस किया कि नहीं है, अमेरिका में तो है स्लम एरिया। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, in 1973 and 1993, a number of poor remained around 320 million for a fairly long period. यानी 1973 से 1993 तक, 73 से 93 तक हमारे यहाँ 320 मिलियन लोग, यानी आप ये कह सकते हैं कि 32 करोड़ लोग थे, और अभी 26 करोड़ हो गए। मतलब थोड़ा हमने प्रगति की है। सर 2000 तक 26 करोड़, अभी तो और भी कम है। और तो हाँ। होंगे। सर अभी तो लेस देन 20% होने वाले हैं।
चेक कर लेते हैं 24 से हो गए कम अभी जैसे सोशल ग्रुप्स व्हिच आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। SC ST जो ये लोग हैं क्योंकि ये मार्जिनलाइज हैं तो इसलिए इनको कई बार ये लोग जो होते हैं कि हाई कास्ट लोग इनको कुएं का पानी तक नहीं पीने देते हैं पोर्टेबल वाटर, ऐसा पहले होता था। तो दीज आर मोर वल्नरेबल टू पुअर, उनको स्कूल जाने नहीं देते थे अम्बेडकर के समय। दलित दैट इज ओनली शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब ही दलित है। अब देखो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर। जो लैंडलेस रूरल एग्रीकल्चर लेबर है वो पुअर हो सकता है। और डेली वेजेस यस डेली वेजेस जो अर्बन में होगा। वी सी इंटर स्टेट डिस्पैरिटी ऑफ पॉवर्टी। ऐसा भी नहीं कि सारे स्टेट में इक्वली पुअर लोग हो। उड़ीसा बिहार में ज़्यादा पुअर लोग हैं क्योंकि काला हानि है। उड़ीसा में वहाँ भूखे लोग मरते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी नहीं बरसता और वहाँ पर जो पर सेंटीमीटर पर एनम बारिश है वो बहुत कम है, रेनफॉल, तो बारिश नहीं होती। किसान लोग महाराष्ट्र में मुंबई भी है लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पानी नहीं बरसता। तो बहुत सारे मुंबई में भी धारावी हाँ स्लम एरिया है वहाँ का। अच्छा recent estimates show that 20 states and union territories ऐसी है द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल लेवल। 20 स्टेट में पॉवर्टी लेवल, क्या आप पंजाब को किस में रखेंगे? क्या वो पॉवर्टी लाइन में अच्छा अबव है? उसमें बहुत कम लोग ही पुअर होंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल को किस में रखोगे? अबव है। हरियाणा, पंजाब नहीं, केरल भी अबव है। सर जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हाँ ये सब है वेल टू डू है। गुजरात भी वेल टू डू है, नहीं अब है ना? अब वेस्ट बंगाल में तो नहीं जानते वहाँ पे कितने ब्रिज वगैरह हैं? कहाँ पे अभी अबव है, बट पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है तो अबव होगा क्या? सर उसमें तो अबव है तो वो हमें देखना पड़ेगा। सर एक बार मंथली वेजेस बता देना अर्बन और रूरल एरिया में अभी लेटेस्ट। अभी ये बता दो, ठीक है। इन सब साधन अफ्रीका पॉवर्टी इज रोज टू 41% टू 46%। अच्छा ऐसा भी दिया गया है, ये तो हमने इंडिया की बात कर ली, तो इंडिया में देखो याद रखो उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश इनमें सबसे ज़्यादा गरीब हैं। इन इंडिया हाँ इन इंडिया उड़ीसा में डी लिखते हो कि आर? सर डी होता है ना, देखो अब ये हमारे में नाम बदल गया है, सरकार ने बदल दिया है तो ओडिशा हो रहा है। इसमें डी लिखा हुआ है लेकिन भाई इसमें अभी नाम बदल दिया सरकार ने तो हम क्या करें? सर आर रख दिया। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पहले मैंने डी लिखा था। ओडिशा अभी याद कर दिया, ओडिशा हो गया, ठीक है। बिहार डबल आर नहीं है, नहीं सर बस आर है। हाँ, बिहार, यूपी और देख लो असम, त्रिपुरा, ये सारे हैं। असम, त्रिपुरा आर मोस्ट पुअर स्टेट, ये ज़्यादा पुअर स्टेट है। और इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस आर देयर। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना में पॉवर्टी बहुत तेजी से घटी है, एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बट इन साउथ एशिया द डिक्लाइन हैज नॉट बीन सो रैपिड। साउथ एशिया में जानते हो कौन कौन है? हम लोग साउथ एशिया तो हमारे यहाँ सही बात है, बहुत कम, तो हमारे यहाँ तेजी से नहीं घटी है, चाइना में तेजी साउथ ईस्ट कंट्रीज में जल्दी है। हाँ, और इसके अलावा इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी कहीं कहीं बढ़ी भी है 41%, ये याद रखो। 41 to 40। इन दैट इज सब सहारन अफ्रीका, तो अफ्रीका लिख लीजिए। पॉवर्टी रोज फ्रॉम 41% लेवल। सर कलारी डेजर्ट कहाँ पे है सर? कलारी डेजर्ट सर। कालाहारी। कालाहारी हाँ कालाहारी। सर कालाहारी मूर्ति ऐसे
काला हांडी होगा। हाँ हांडी होगा। It is Kalahari Desert. Kalahari Desert is in सेमी एरिड रीजन। ये कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका के पास है, इन सवाना साउथ अफ्रीका में। आप इसकी इमेज देख लें कि कालाहारी डेजर्ट कहाँ है। तो ये देखो, ये है कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में। बोत्सवाना के पास। हाँ, तो ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका के पास। सर, काला हांडी क्या जोहान्सबर्ग है? है उसकी राजधानी, मालूम है कि नहीं? साउथ अफ्रीका सर, हाँ। काला हांडी। काला हांडी उड़ीसा में। क्या है वो? क्या एक जगह है जहाँ सबसे लोग ज्यादा लोग भूखे मरते हैं। काला हांडी में। हाँ सर मूवी देख तो बन क्या हाँ सर मूवी भी है। काला हांडी पे मूवी बनी है। सर, नाम कलम- क्या है? कलम। कलम। जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1981 से अभी 46% हो गया है। 46% इन 2001। तो ये चीज़ है। लैटिन अमेरिका में क्या हुआ है? लैटिन अमेरिका में रेशो ऑफ पॉवर्टी रिमेन सेम, वहाँ पर भी पॉवर्टी घटी नहीं है। सर सेम है, बड़ी भी नहीं। इन लैटिन अमेरिका, सर लैटिन अमेरिका का कौन सा? लैटिन अमेरिका मुझे लगता है साउथ अमेरिका का पार्ट है। लेट अस सी इट। लैटिन अमेरिका इज सिचुएटेड, देखो लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका को ही कहते हैं मैप में। एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका इन एडिशन टू मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, आइलैंड ऑफ कैरेबियन। तो हम इमेजेस में देख लेते हैं लैटिन अमेरिका क्या है। कुछ चीज़ें नॉर्थ अमेरिका की भी आती हैं। लेट अस सी इट। तो इससे आपको पता चल जाएगा जहाँ लैटिन लैंग्वेज, आजकल लैटिन लैंग्वेज ऑब्सोलीट हो गई, मालूम है, सब जगह इंग्लिश हो गई है। ग्रीक और लैटिन रह गई है, साइंस में सिर्फ लैटिन लैंग्वेज रह गई है। Yes, sir. Yes, sir. जैसे वो देख लो, एलिमेंट्स के नाम मैक्सिको ही है, मैक्सिको। सर और लैटिन बाकी साउथ पूरा ग्रीन है। यहाँ अमेजन जंगल है। तो ये पोर्शन मैक्सिको को लेके इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो यहाँ पर गरीबी घटी नहीं है। साउथ अमेरिका में गरीबी नहीं घटी है, ये मैक्सिको है। मैक्सिको है, ये पूरा लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का भी दिया गया है। यहाँ लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लैटिन अमेरिका। सर कौन सा? ग्रीन वाला। ये मैक्सिको है। अच्छा, सर ग्रीन वाला पूरा लैटिन अमेरिका है ना? हाँ, तो नॉर्थ अमेरिका का भी हिस्सा आ गया ना इसमें। Yes, sir. ओके, दिस इज लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पर गरीबी नहीं घटी है। Remain same है। हाँ, इन लैटिन अमेरिका रेशियो ऑफ पॉवर्टी रिमेन द सेम। रिमेन सेम। और एक और बात है कि जो NSSO नेशनल सर्वे क्या करता है कि Poverty periodically- matters करता है। हाँ, दैट इज नेशनल सर बाय टेकिंग फैक्टर्स फॉर सब्सिस्टेंस। सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सैंपल सर इसका भी दो मेथड होता है ना? सर्वे अभी देखते हैं। एक एब्सोल्यूट और एक अभी क्वेश्चन में देखेंगे। दैट इज NSSO। ये क्या करता है कि कंडक्टिंग सैंपल सर्वे, कंडक्टिंग सैंपल सर्वे, ठीक है, पीरियोडिकली, यानी एवरी 5 ईयर। आफ्टर every 5 years to assess poverty. कितनी poverty इंडिया सर NSSO कंडक्ट्स होगा ना सैंपल सर्वे। कंडक्टिंग लिख दिया सर। सर या तो इस कंडक्ट या कंडक्ट।
अब ये चीज हो गई। अभी देखो इसमें तो ये कह रहा है 32 करोड़ अभी हमारे यहाँ गरीब हैं। लेट अस सी, है ना, 27 है, देख लेते हैं। में 26 नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया 26.98 करोड़, यानी 27 करोड़। कब का है ये सर्वे? 2012 का है। ओके, 2012 के बाद हुआ ही नहीं क्या? सर 2012 का है। 17 को होना चाहिए। हुआ नहीं हुआ। देखो व्हाट इज द पुअर्टी रेट इन ए पुअर कंट्री। देखो 27 करोड़ आप बता रही हैं, ये 2012 का है। सर सर, अभी का- अभी का नहीं दे रहा। सो 27 करोड़ people in India are poor as per सर अभी कुछ 26 करोड़ होगा सर्वे। हाँ ये बात सही है, 26 करोड़ होगा as per survey of NSSO taken या conducted in 2012। अब देखो कि इसके अलावा द पॉवर्टी इन इंडिया इज वाइड स्प्रेड। क्यों? हिस्टोरिकल रीजन है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी क्यों है? द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ के बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिए, लोगों को लैंडलेस कर दिया था, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स सब ये खराब हो गए थे। तो इसकी वजह से डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और ह्यूज इनकम इनइक्वलिटी, इनकम की डिस्पैरिटी है। जो अमीर है वो अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ? डिस्पैरिटी की वजह से। अभी और इसके अलावा लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को जॉब नहीं मिला। और चाइना ने अभी क्या किया है कि वहाँ के लोगों को बोल दिया, सारी बड़ी बड़ी एजेंसी को, नाउ यू हैव अर्न्ड मैनी बक्स एंड नाउ कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग हाफ ऑफ योर एसेट्स टू नीडी पीपल। और वहाँ हिम्मत नहीं किसी की, कोई मना कर रहे। तो उसने ये बोल दिया लोगों को कि जितने बड़ी एजेंसी है ना, जो टॉप मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं, उसे बोल दिया अपनी आधी कमाई लोगों को चलो बांटो। तुमने खूब कमा लिया, जिससे कि इनकम डिस्पैरिटी कम हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये यहाँ ही नहीं हो सकता है। ये हमारे यहाँ अलग रीजन है, पॉलिटिकल रीजन, डेमोक्रेटिक रीजन की वजह से हमारे यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव। चाहे कोई भी हमारी इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हो या पॉलिटिक्स हो या पॉलिसी हो, उसमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी सबसे बड़ा पॉइंट रहा है। नाउ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड several anti-poverty strategies. There has two fronts. They have various kinds of subsidies in urea and others. It has been given to poor people. Free rationing has been given. Most of our taxes are attributed to poor people only. उन्हीं को तो दिया जाता है। तो इस तरीके से हाँ, वो 2012 के अंदर वो 2012 में ये गरीबी की देखा रही है। Now, the government has started several anti-poverty studies, the promotion of economic growth. तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ इसीलिए कर रहे हैं। नरेगा या मनरेगा जिसे आप जानते हैं कि 100 दिन का रोजगार, Yes, yes, sir. साल में 100 दिन 100 का लोगों रोजगार को- होगा। नहीं दे पाएगी तो उसकी जगह पैसा देगी। इफ यू आर रजिस्टरिंग योर नेम देन यू विल गेट सर 100 रोजगार मतलब काम से। काम से यू विल गेट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। तो अगर उतना मिल गया तो आप कर ही लोगे थोड़ा बहुत उससे, ठीक है। एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, देयर आर मेनी प्रोग्राम्स PMRY, फ्री हाउसिंग, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अच्छा फूड फॉर वर्क, नेशनल फूड फॉर वर्क। और जैसा कि बता रहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, सर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, नेशनल सर REGP PMRY। सब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सर REGP क्या है जैसा मतलब? प्राइम मिनिस्टर योजना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सर आज का याद नहीं। चलो हम बता देते हैं। सर राशन एम्प्लॉयमेंट। हाँ ये भी था सर, ये भी है। चलो अभी हम देख के बताते हैं। ये चीज है तो अब हमारे यहाँ देयर वर्क सो ये है कि देयर इज लिटिल ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, यानी
प्रति व्यक्ति आय में, अगर हम टोटल जीडीपी में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो उसे क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। यानी एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम का क्या फार्मूला है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बोलो यही होता है ना, जीएसडी, डोमेस्टिक जीडीपी, प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी को किससे डिवाइड करो? टोटल टोटल कैपिटल नहीं, टोटल पॉपुलेशन। अगर आपके यहाँ जितनी इनकम हो रही है उसको पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो क्या एक व्यक्ति की आमदनी आ जाएगी? यही चीज है। तो पर कैपिटा सर कुछ तो ज्यादा कमा लोगे। अच्छा पर क्या? उससे कोई लेना देना नहीं, वो ऐसे ही है और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा अंडर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, सम जो टारगेटेड है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, पॉवर्टी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? पीएमआरवाई, एसडीएसवाई, ये तो आप लोगों को तो सब शॉर्ट फॉर्म भी मालूम है, मुझे पता नहीं थी। मनरेगा, सो एमजी, नरेगा, महात्मा गांधी, एसएन का क्या मतलब है? महात्मा गांधी रूरल नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, ना नेशनल भी है, यस यस सर, नेशनल रूरल रूरल, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, गारंटी है। इसमें 100 डेज एम्प्लॉयमेंट है, ये सबको मालूम होना चाहिए। यस सर 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अच्छा ये भी है। सर और सर, इनिशियली SC और इट स्टार्टेड इन हाँ। 2 डिस्ट्रिक्ट्स बट इट विल बी अवेलेबल। NFWP क्या है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज का प्रोग्राम। सर टाइम होता है क्या कितना घंटे काम कर? अब कुछ इसको देखना ही पड़ेगा। और जैसे REGP दिव्या बता रही थी, REGP का फुल फॉर्म देखो, दैट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल जनरेशन प्रोग्राम। और भी बड़े प्रोग्राम हैं, अगर आप देखेंगे ये तो थोड़े ही बताए गए हैं, यस सर, क्वेश्चन में पता चलेंगे, ये सब है। अब देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट डज इट मीन बाय सोशल एक्सक्लूजन? सोशल एक्सक्लूजन से क्या समझते हो? सर किसी को इक्वल राइट्स नहीं देना और उसको सबसे अलग कर देना। मुझे भी यही लगता है दैट इज सर SC ST होते हैं, यानी मार्जिनलाइज कर देना। दिस इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी SC सर जैसे कास्ट सिस्टम में होता है। सर इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज नहीं है। यानी उनको एक मार्जिनलाइज कर दो यस सर, किसी को यस सर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जैसे आप ये कह सकते हो कि अमेरिका में जो ब्लैक पीपल है उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। सर आइरिस के कलर पे भी तो आइरिस के कलर पे कहाँ पे? सब ब्लू आइड जर्मन आ सर जर्मन में था ना आर्यंस को और ज्यूज को, सब यूज वो स्टार पहन के। अब नहीं है कहीं पे, पहले हुआ करता था। ठीक है, चलो अब let us see some important questions regarding this. Now, what are the major reasons? आपके यहाँ कुछ important question नहीं लिखाए गए सर टीचर? लिखाए हैं। सर साइंस में लिखा देखो, है। सर, इसमें नहीं लिखाए गए। नो सर नहीं लिखा, हर चैप्टर में हमारे लिखा है। सर हमें इस चैप्टर से नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो कर देते हैं। हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ एसोसिएटेड विद पॉवर्टी सर वो रिडक्शन? सैंपल पेपर में हो सकता है। सैंपल पेपर तो हम कराएंगे ही सर आपको, SST का सैंपल पेपर कराएंगे। अभी इनके लिए मैं अलग से क्वेश्चन करा रहा हूं। सैंपल पेपर दिया है वो पढ़ लेंगी, ये एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो सर सैंपल पेपर में आंसर्स भी हैं क्या? हाँ आंसर है उसमें।
सो हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ एसोसिएटेड? आप लोगों ने कि इंग्लिश का भी पेपर दिया था ना आपको, Yes. तो वो है प्रिंटेड रखा है, उसका निकाल के दे देंगे आप। एक का तुक्का दिया है सर वो पेपर चेक हो गया? सर मैथ्स कल का को संडे क्या? संडे में मैथ्स का सर इस बार संडे कौन सा टेस्ट हुआ? सर इस बार संडे को बताएंगे। मेरा तो- हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ एसोसिएटेड विद पॉवर्टी रिडक्शन? साइंस का लेंगे, जो जो स्कूल का साइंस का दिया गया है ना, वो वाला लेंगे। सर कौन सा चैप्टर? जो स्कूल में साइंस का सैंपल पेपर सर, दिया एक है, बार अच्छा। भेज दीजिए। अरे तो है मतलब। सर जो सॉल्व करा हमने दिया। दे दिया प्रिंट करके। हाँ, बताओ। आओ क्वेश्चन देखिए, वो सॉल्व भी करा दिया है। हाउ इज द, देखिए कुछ चीजें और आप लोगों ने बताई हैं, मुझे वो भी बता देनी चाहिए। दैट इज SGSY का फुल फॉर्म बताओ। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। हाँ, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, सर PMR और कौन सा? PMRY। PMGY हाँ, PMGY लिखा है। सर हाँ PMGY का मतलब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। RY का क्या मतलब है? प्राइम रोजगार मिनिस्टर योजना रोजगार रोजगार हो योजना। सकता है। हाँ ये सर ये है। मंत्री ग्रामोदय योजना। नेशनल फूड फॉरवर्ड हाँ अब वो तो हो गया। और PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। रोजगार योजना। योजना। Now, next is how is economic growth associated with poverty reduction? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इस सर सवर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती का मतलब है कि मतलब हमें इसमें पॉवर्टी लाइन के ऊपर people को हाँ लाना है। सर ये 1999 में हुआ था और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाते थे सब्सिडी और ये सब देते 50 साल हो गए थे हमारे देश की आज़ादी के, तो उसको स्वर्ण जयंती मनाया गया। और अभी बना रहे हैं हीरक जयंती। मतलब एक होता है सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, अब डायमंड जुबली। हीरक, हीरा जानते हो ना? हाँ, हाँ, yes। तो हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी रिडक्शन? अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्या तो पॉवर्टी हट जाएगी? यस सर। पॉवर्टी रिडक्शन, या तो ये क्वेश्चन आएगा और ये नहीं आएगा, तो इसी से मिलता जुलता भी एक आएगा। उन दोनों का यही आंसर है। That is, there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Explain. ये important सर question. वो अपने क्या PMGY सर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय। There is सर DH ये तो एक मिनट, strong link between economic growth and poverty reduction. ये प्रोवर्ब है, जिसको कहा गया एक्सप्लेन। तो ये दो क्वेश्चन में से आ सकता है, एक जरूर आएगा। Still the early 80s, India's economic growth was very slow. The growth rate jumped from 3.5% to 6%. ठीक है? सर इसका आंसर हाँ, that is earlier. Indian growth rate was very slow. Was slow. It jumped. अभी 2 डिजिट में पहुंच गया है ग्रोथ रेट। From मतलब यानी हम 11% तक ग्रो कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। और अभी कुछ लोगों ने कहा था कि हमारी ग्रोथ रेट 21% होने वाली, जबकि वर्ल्ड में अमेरिका ये 3 और 4% की ग्रोथ रेट पे काम कर रहे हैं। सर ये तो ग्रो हो गया। ग्रो हो गए, और यानी वहाँ की ग्रोथ रेट कम है, और हमारे यहाँ ग्रो होने की बहुत पोटेंशियल है। लोग अपना पैसा वहाँ लगाते हैं ना जहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है। Yes, sir.
तो इसलिए इंडिया इज द मोस्ट ग्रोइंग कंट्री, ठीक है। सो ग्रोथ रेट अभी इसमें बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों ने 3.5% से, जो कि 1917 में थी, 1970 to 6% पा ली इन 1980 से 1990 तक हमारी ये ग्रोथ रेट चली। ओके, तब भी हम लोग बहुत खुश होते थे 6% है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गई ग्रोथ, अभी 11 हो गई है। द हायर ग्रोथ रेट हेल्प सिग्निफिकेंटली इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। सो अब इससे क्या हुआ, तो हायर जो ग्रोथ रेट हुई, अगर बाहर से पैसा आएगा बहुत सारी, पहले हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, तो ऐसे भी जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं उनको भी 25-30 हज़ार का तो नौकरी मिल ही जाता है। जो ऐसे ना कहीं पर कुछ बस किसी तक कर लिया मम्मी पापा पैसे से, वो भी MNC में प्रोजेक्ट। और कुछ लोगों को तो ऐसे ही बोला जाता है, अच्छा ये कर रहे हो तुम क्या, जैसे कुछ लोग है ना MBA कर रहे हो, चलो चलो तुमको नौकरी देंगे, मत करो, बीच में ही उठा लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। नहीं, MBA नहीं कर रहा है तब भी कहते हैं ठीक है तुम हमारे यहाँ रोजगार करो, ऐसे मिड टर्म में उठा ले जाते हैं। और या फिर लोग कहते हैं MBA करते रहना, हमारे यहाँ आप ज्वाइन कर दो। तो BBA MBA करके बीच में भी लोग, प्लेसमेंट होता नहीं है ड्यूरिंग योर पीरियड, एजुकेशनल पीरियड, ऐसे प्लेसमेंट के लिए बहुत कंपनी आती हैं। तो क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ग्रोथ रेट ज़्यादा है ना, चांस ज़्यादा है। सो हायर ग्रोथ रेट, इससे क्या हुआ, इस हायर ग्रोथ रेट हेल्प ह्यूमन कैपिटल में ग्रो हो जाता है। ऑफ पॉवर्टी, दिव्या लिखिए, बात मत करिए। तो इससे पॉवर्टी को रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, रिडक्शन इन पॉवर्टी, ग्रोथ या प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी होता है। यस सर, अनएम्प्लॉयमेंट, and gives employment, ये चीज होता है। इसके अलावा it improves ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जानते हो कि नहीं जानते हो, डेवलप HDI जानते हो? SBI, हाँ, बैंक है। नहीं, यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, कितने लोग पढ़े हैं, बच्चे साल में कितने दिन स्कूल जाते हैं, इन सब पे HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सर्वे करते हैं जो तो जो बच्चा स्कूल जाए जरूरी थोड़ा है वो पढ़ता है, पढ़े या ना पढ़े, यानी कितने दिन स्कूल जाते हैं जो छोटे बच्चे या बड़े बच्चे या हायर सेकेंडरी के, तो उसके बेसिस पे HDI बनाया जाता है। समझ में आई बात? Yes. तो अगर मान लो हमारे अपॉर्चुनिटी है तो क्या उससे HDI बढ़ेगा? यस, अगर हमारे नौकरी के साधन है, अवसर है, तो लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर कोई कह दे कि इतना पढ़ लो तो फिर ठीक है, ऐसा हो जाए, ठीक है ना। इसके अलावा इट encourages people to send their children school. It, ये जो भी चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सो इकोनॉमिक ग्रोथ, सर वो माइनस है क्या? बोलो कहाँ पे माइनस? 1980 माइनस सर वो 6% हो गया। माइनस क्या है, ये तो सन है ना, इस इतने बीच के बीच में माइनस कैसे हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हेल्प्स या प्रमोट्स या एनकरेजेस, एनकरेज करती है पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल चाइल्ड
स्कूल, ऐसा है, ठीक है। एंड वी आर गेटिंग बेटर रिटर्न्स आफ्टर इन्वेस्टिंग मनी। अगर हम पैसा जमा करेंगे तो बैंक हमें हाई रिटर्न देगी ना, क्योंकि अगर हमारे ग्रोथ अच्छी है तो वो होगी। नहीं तो ऐसा नहीं होगा फिर नीदरलैंड की जगह कि तुम 10,000 जमा करोगे तो तुम पैसा हमारे सुरक्षा के लिए जमा करोगे, इतना पैसा दो वहाँ पैसा लिया जाता है कि तुम जमा कर रहे हो ना सुरक्षा के लिए, लाओ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा। सर और ऐसे भी तो होता है कि बैंक में सर तो फिर इंडिया में कैसे होता है? इंडिया में ग्रोथ है, वो कह रहे जमा करो हम तुमको इंटरेस्ट सर देंगे। जैसे बैंक में होता है। हाँ, और वहाँ की बैंक के पैसा लेती है उनका, सर यहाँ पे देती हैं क्योंकि वो तुम्हारा पैसा जगह जगह लगाएंगी। सर इंडिया पैसा Growth देता है, में। सर इंडिया पैसा देता है। देगा नहीं, अगर आप आपका किस पैसा बात जमा पे? करोगे तो इंटरेस्ट? इंटरेस्ट रेट अच्छा। नहीं मिलता है क्या? पैसा डबल नहीं हो जाता है 8-9 सर तो वो साल? कैसे अगर किसी ने ज्यादा 50 करोड़ या फिर कुछ इन्वेस्ट किया तो वो बहुत ज्यादा हो जाता और सर यूके में है। सर इतना पैसा डबल आता कैसे हो जाएगा? डबल वो कहीं ना कहीं लगाती हैं, फिर वो डबल हो जाएगा आपका पैसा। डबल लेकिन तो पहले हो ये सकता 5 साल में डबल होता था, आजकल 9 साल में हो रहा है। हाँ। इंदिरा गांधी के समय 5 साल में हो गया था। क्या डबल? सो टू स्कूल, ठीक है, एंड वी गेट बेटर रिटर्न्स, वी गेट बेटर रिटर्न्स, ठीक है। इफ वी इन्वेस्ट आवर मनी टू बैंक, ये सारी चीजें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो ये इसमें क्या क्या याद रखो कि हमारी ग्रोथ रेट 3.5% से 6% बढ़ी, उससे क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, MNC मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ आ गई, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, वी आर गेटिंग, ठीक है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, ये सब बात हो गई। रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हुआ। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ना, पहले जमीन के अंदर पड़े थे, रिलायंस ने कहा चलो हम इसको तेल निकालते हैं, आओ 1000 लोग एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, तो वो नहीं करेगा। रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है कि नहीं? ऐसे कोई कंपनी ऐसे क्यों आएगी? वो हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करेगी कि नहीं? तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वेजेस दिए जाएंगे, घर दिए जाएंगे। सो इन दिस वे इट इज स्ट्रांगली लिंक्ड। Okay, now इसके अलावा फिर कह रहा है कि इतना सब तो होगा, फिर दूसरी बात कह रहा है इसका उल्टा कि हम इतना कुछ करते हैं लेकिन why these are less effective in eradicating poverty? Because people are illiterate, they have a traditional outlook and they Sir, don't there is- promote education for youth. लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ, कहना कि यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिर poverty हटती क्यों नहीं है? ह्यूमन कैपिटल तो कम है। So what are the There major are unequal distribution, richer people take major proportions of income. what are the major reasons for less effectiveness? Of anti-poverty measures, anti-poverty measures, उसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वे अधिक प्रभावी क्यों नहीं होते हैं? That is major reasons are, सर आपने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखा दिया। देखो ये दोनों क्वेश्चन में कोई भी आए एक ही चीज है, तो यही आंसर है। अब देखो, द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग, की लैक ऑफ, योजनाएं तो चला दी जाती हैं लेकिन क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है? नो से नहीं, वो लागू नहीं हो पाती हैं। से और करप्शन में। ठीक है, एंड राइट टारगेटिंग, लोन किसी को देना दे किसी को नहीं है। और सर लोन लेके लोग भाग भी जाओ। हाँ,
यूट्यूब अगर जैसे कि उसके लिए कोई लॉ वगैरह ठीक है। There has been a lot of overlapping of schemes. कई schemes ऐसी होती हैं जो एक साथ चलती हैं. So और सब पीपल अवेयर भी नहीं होते बहुत सारे स्कीम has been, और एक आदमी कई योजनाओं का लाभ उठा जाए को एक का भी नहीं पता है. जैसे कि इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन Lot लैक of ऑफ अवेयरनेस overlapping of scheme. अभी हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ कहेगा लो 50 रुपए का तुम्हारा एफिडेविट बना दे, तुमको फ्री राशन मिलेगा, लो ये बना दे, तुम्हारी लड़की के लिए 50,000 रुपए मिल जाएंगे शादी का. मतलब वहाँ इतना सब कुछ है. तुम 500 रुपए लेके जाओगे और तुम्हारे इतने एफिडेविट बना देगा, कहेगा जाओ ये जमा करो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा. मिलता भी है मिल लेते हैं लोग, बहुत गरीब वहाँ पे लगे रहते हैं, एफिडेविट बनाते रहते हैं, वो देते हैं. क्या क्या बहुत गोमा शाह योजना चलती है, बहुत ज्यादा कमा गोल्ड सकते हैं। हॉस्पिटल पे जाओ, फ्री इलाज कराओ, सब कुछ है. सर सुप्रीम कोर्ट हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट यहाँ पर है. और सर इतना ये जो मैकडॉनल्ड्स जानते हो, उसके जस्ट आगे, सर क्या मैकडॉनल्ड्स के जस्ट आगे हाई कोर्ट है, जहाँ सलमान खान आता रहता है काले हिरन का शिकार के चक्कर में. तो वहाँ पे खूब योजनाओं का पुन्ना भी मालूम हो ना, वहाँ चले गए एक बार तो इतना बता देगा तुमको. सर यहाँ से पकड़ा था कार. हैं? कहीं से पकड़ा था, लेकिन हाई कोर्ट तो यहाँ का है. राजस्थान में कहीं का भी हो, हाई कोर्ट तो यही है. ठीक है, ठीक है. लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स. Despite good intentions, the benefits are not fully reached. ठीक है. So its benefit is taken by some literate people. कुछ लोगों को तो मिल पाता है, and others are not benefited. वो बेनिफिटेड नहीं हो पाते ना. इग्नोरेंस जानते हो कि नहीं? यस अज्ञानता की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. इग्नोरेंस किस चीज का इग्नोरेंस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ स्कीम. उन्हें मालूम ही नहीं किस तरीके की स्कीम. अवेयरनेस हाँ. इसके अलावा इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम. गवर्नमेंट योजना लागू कर देती, फिर पीछे नहीं पड़ती कि क्या तुम हटा भी रहे हो, मॉनिटर कोई कर ही नहीं रहा. इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ एंटी पॉवर्टी मेजर प्रोग्राम. कोई जानता नहीं है. मालूम है आपको? मालूम है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है? हाँ, है ना. तो वहाँ 3 लाख सैनिक थे. सर यूएसए के भी फोर्सेस थे. सुनिए, 3 लाख सैनिक ऑन पेपर थे, लेकिन वास्तव में 20,000 ही सैनिक थे. बाकी का पैसा सरकार खा रही थी. सर क्या कितनी करते बड़ी हैं? बात है. 3 लाख सैनिक. 3 लाख सैनिक उसने दिखाए थे कागज में, हमारे पास 3 लाख सैनिक हैं और 20,000 ही थे. बाकी की सैलरी खुद खा रहे. कभी हार गए. तो ऐसे ही होता है ये प्रोग्राम में. अच्छा इतने इतनों को देना है, सब अपने अपने अकाउंट में डाल लिए, हाँ हो गया, सबको दे दिया. ये चीज़ है. और सर उनको वो सुनता भी नहीं. तो अब उसको पता ही नहीं चला, कई मरे लोगों के नाम से पैसा उठा लिया. सो इम्प्रॉपर. मरने पे सर कैसे करते? क्या बस किसी के नाम से किसी का आधार कार्ड है, कौन जानता है कि उसको मर गया, उसका तो बस उसी पे पैसा उठाए. ठीक है कि नहीं? ना ये तो बात हो गई कि इस चैप्टर में यही दोनों क्वेश्चंस हैं. अब हम पीछे आते हैं ज्योग्राफी में. ज्योग्राफी में कौन कौन से हैं? क्लाइमेट एंड नेचुरल. ओके सर सर. ड्रेनेज के बस में सर ड्रेनेज का मैप है. ड्रेनेज का मैप हम बता देंगे, इनके में ड्रेनेज का मैप नहीं आ रहा है. मैप हम बता देंगे. अच्छे अच्छे नहीं हटा देना क्लाइमेट कौन सा चैप्टर है? तो
Okay. Now, climate तो आपको मालूम है ना कि it is the sum total of weather conditions Over a and large variations area. over a large area. सर क्या इतनी बात समझ में आ गई? Climate क्या है? It is वेरिएशन इन sum total, यानी कहीं का जो एवरेज है. So sum total of weather condition. ऑफ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हाँ. Condition and variation of large area. ठीक है, for a long period of time. For long period of time पर जो चीज है, जैसे हम ये कह सकते हैं यूरोप का क्लाइमेट ठंडा है, ये कहा जा सकता है कि नहीं? यस या ऐसा कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्लाइमेट अगर देखा जाए तो बारिश बहुत होती है, ऐसा कहा जा सकता है. इसी तरीके से थार डेजर्ट का यहाँ पर क्या है, ये ड्राई एरिड क्लाइमेट है या शुष्क नहीं, हाँ ड्राई है, ह्यूमिडिटी लेवल या प्रेसिपिटेशन लेस है, ये सारी चीजें हैं. अच्छा, वेदर रिफर्स टू एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बोलो पीरियड है ना? एट किसी टाइम पे. बोलो 4 बजे का वेदर बताओ तो ठीक है, या बारिश होगी 2 की बस. सो वेदर क्या है? वेदर रिफर्स स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर कि उस समय धूप कैसी रहेगी, या क्लाउडी वेदर रहेगा. ठीक है, ओवर एन एरिया, छोटे से एरिया, जोधपुर में एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. कौन कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं? द क्लाइमेट जो भी है, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट को भी वही चीज प्रभावित करती है. वेदर का मीन निकालो तो क्लाइमेट है. बात मानो कि नहीं? यस सर. जैसे तुम्हारे सभी मार्क्स, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का मीन निकाल दो तो वो एवरेज मार्क्स होते हैं. हाँ यस तो उसी तरीके से क्लाइमेट हो या वेदर हो, उन सबके एलिमेंट्स यानी उनको प्रभावित करने वाले डिटरमाइनिंग फैक्टर या नियामक तत्व एक ही हैं. ठीक है, सो द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर आर सेम. कौन कौन से हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर? सो दीज आर टेम्परेचर. टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, और रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन ना, यस सर. प्रेसिपिटेशन और फोटो पीरियड भी है. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर है, winds, Wind pressure, टोपोग्राफी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड हो गई, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें. सर ये किसका है? सर वेदर का. यानी ये सारी चीजें हैं. वेदर का सर. वेदर है, और वेदर का अगर एवरेज निकाल दो तो क्लाइमेट. सर मतलब ये सब में चेंज आने से वेदर में चेंज आएगा. सर अगर क्लाइमेट आए तो क्या लिखेंगे? Latitude, हाँ? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, अब वो सारी चीजें हैं, यानी ये सारी चीजें क्या है? द एलिमेंट्स डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम वेदर इक्वेटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी. इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई ना. अब आगे हम आपको बताएंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या है कि कैसे. सर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड ये सभी चीज़ों पर भी है, ये भी चीज़ें इस पर करती हैं. ठीक है कि नहीं? ये भी आप इसमें लिख सकते हो कि लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड. ये बात समझ में आई कि सेंटर से दूर जाने पे लैटिट्यूड कम होता है कि बढ़ता है? सर क्या? सर बढ़ता है. बढ़ता है दोनों तरफ. तो यहाँ आ जा रहे तो बढ़ेगा. डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. सर इक्वेटर पे 0 डिग्री और डिस्टेंस और फ्रॉम फिर सी यहाँ पे कोस्ट. और एल्टीट्यूड की किसी जगह की हाइट कितनी है? डिस्टेंस फ्रॉम सी कोस्ट. द हाइट ऑफ द मेन सी लेवल. हाइट है. जैसे मान लो यहाँ अगर माउंट आबू चली गई, माउंट आबू का एल्टीट्यूड ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है. तो वहाँ ठंडक होगी कि ठंडक होगी? समझ में आ गई बात कि वहाँ ब्रह्म कुमारी का आश्रम में जाओ, वहाँ सब कंबल ओढ़े टहल रहे हैं. अरे वहाँ सब्जी बेचने वाले अंग्रेजी में बात करते सर, हैं, लेकिन इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि वहाँ सब फॉरेनर रहते हैं ब्रह्म कुमारी में. तो हम लोग नहीं बात करते उस सब्जी वाले से. वो सब्जी ऐसे ले चला, वो चीज़ लेनी थी हम लोगों को. अच्छा.
तो उससे रेट पूछा तो ऐसी फराटेदार इंग्लिश बोला था हम लोग, बोले आगे से ले लो। ठीक है कि नहीं? तो लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। इसके अलावा अगर देखिए कहीं का जो हमारा इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ना क्लाइमेट, सो इंडियन क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप। मॉनसून मीन्स मौसम, ठीक है कि नहीं? इंडियन क्लाइमेट इज, ये अरेबिक वर्ड है, इज मॉनसून टाइप, यानी यहाँ पर जो है मौसम है, मौसम बदलते रहते हैं। ठीक है, क्यों बदलते रहते हैं? बिकॉज एट ए फिक्स टाइम प्रेसिपिटेशन अकर्स बाय द क्लाउड which are coming from Madagascar, जो कि हमने बताया आपको मेडागास्कर अपनी हिमालयस। अब ये देखो, ये मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम मौसम। मौसम का मतलब है, ये अरेबिक वर्ड है क्या? यस। इसका मतलब क्या है? मौसम से ही मतलब पता चल जाता है ना, सीजन। यस। तो इंडियन क्लाइमेट इज सीजनल। हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 4 टाइप के सीजन्स होते हैं। कौन कौन से? समर, विंटर और एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, 2 हैं। ठीक है कि नहीं? देयर आर 4 सीजन्स, समर, विंटर, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। ये सारे हमारे यहाँ सीजन होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या प्रेसिपिटेशन में भी वेरिएशन है? रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, तो कहीं कहीं पर जैसे सर, हाँ तो ये जो आपने लिखा ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, तो मतलब इनमें चेंज आता है तो वेदर में चेंज आता है, आएगा और change। वेदर में चेंज आता है तो क्लाइमेट। अब वेदर में चेंज है, जैसे टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर में क्या है कि जब इन पहलगाम जानती हो कहाँ है? सर कैसे बोलो। टेम्परेचर जब क्या रहता है? टेम्परेचर इज 10 डिग्री। सर ये कोई जगह है? और यार बताइए कश्मीर में कहाँ जगह है पहले- जिसे कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का? हमें क्या मालूम? देख लो तो मजा आ जाए, इतनी सुंदर जगह है। भारत का स्विट्जरलैंड पहलगाम है। दिखा देता हूँ, सीनरी ऑफ पहलगाम। ना यकीन है तो बता देना पैसे वापस। ये देखो, भारत का स्विट्जरलैंड। सर इंडिया का स्विट्जरलैंड तो जम्मू कश्मीर को पूरे को बोलते हैं ना। पूरे को नहीं बोलेंगे, ये पहलगाम ही है। से स्विट्जरलैंड यहाँ जाके देखो तो मजा आता है। ये पहाड़ के ऊपर, जैसे पहाड़ के ऊपर है ना, चारों तरफ पहाड़ और लगेगा टेबल टॉप है, कॉफी पियो बीच में जाता है। grassland है। बीच में ग्रासलैंड है और चारों तरफ पहाड़, उसके फिर खाई है। इतना एक्सोटिक है ये। अगर तुमने जरा सा झांक लिया, पहाड़ है, गए नीचे। स्विट्जरलैंड में क्या? और ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको हाथ में लेके फोटो खिंचा सको। खरगोश बोलो, बकरी बोलो, 10 तरीके के जानवर लिए लोग। लो इसको हाथ में लेके सर पे बैठा के फोटो खींचा। कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करेंगे, फालतू है। सर वाइल्ड भी तो होंगे ना। हाँ? स्नो लेपर्ड और बेयर, मतलब ये कश्मीरी स्टैग। जो कश्मीरी जो है ना पहलगाम में, इस तरीके से पानी तो बहुत बहता रहेगा वहाँ अगल बगल। ऐसा सीजन है वहाँ का। तो आप अगर कश्मीर गए और पहलगाम घूम लिए, पहले तो कश्मीर में ही पैसा वापस हो जाएगा, मतलब वसूल हो जाएगा। ये कश्मीर भारत का स्वर्ग है, जो गया है ना वही कह सकता है। तुम कहीं भी घूम लो, लेकिन कश्मीर सबसे अलग है। सर अब तो टेररिस्ट अटैक के कारण गर फिरदौस बरू रुए दमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। ये ऐसा कहा था औरंगजेब के लड़के ने कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। इतना सुंदर है। इन पहलगाम टेम्परेचर
इज, ठीक है, तो टेम्परेचर इन थार डेजर्ट यानी राजस्थान इज 50 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर एक जगह है वो कोई पानी वाली जगह, वहाँ पानी अपने आप निकलता था, नेहरू जी के लिए वहाँ से पानी आता था। पीने के लिए? अच्छा। इतना अच्छा पानी है। और सर नहीं आता तो वो नहीं पीते। हाँ वहीं से ही आता था, नहीं आता था तो सच में नहीं पीते थे, वहीं से ही आता था। अरे सर पनिशमेंट देते हैं उनको पीते तो वो कोई वहाँ का एक पार्क है, और पार्क में वो पानी बिस्लेरी से भी अच्छा है, ठीक है। सो देखो, पोर्टेबल वाटर फॉर जवाहरलाल नेहरू इज कमिंग फ्रॉम, अभी बता देगा, सर विराट कोहली के भी इटली से आता है ना कहीं तो। ठीक है। विराट ये फ्रांस से। चश्मा शाही लिख सर दिया, पानी का नाम है? अब चश्मा शाही लिखा नहीं, देखो नेहरू यूज्ड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम चश्मा शाही, हम लोग खुद पीते सर हैं। फोटो दिखाइए। हैं? चश्मा साइज। चश्मा शाही का सर क्या फोटो, टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है पानी का। मीठा है सर। चश्मा शाही, तो ये एक पार्क में है चश्मा शाही, और सब पॉन्ड और वहाँ पर पानी निकलता रहेगा, ठीक है, और आप वहाँ पीते रहिए, हाँ। सर बहुत महंगा भी होता होगा। कुछ नहीं, फ्री में पियो, वहाँ आराम महंगा नहीं है, निकलता रहता है। हैं? निकलता रहेगा, पीते रहो, ये है चश्मा शाही, ये है। देख लो, पी तो नहीं पाओगे, जाओगे तो पियोगे। सर कहाँ पर है ये? पहलगांव में? पहलगांव में नहीं है, थार डेजर्ट में। वहीं पर नीचे में ये चश्मा शाही, ये जो हट है ना, झोपड़ी, इसके अंदर से निकलता है पानी, हैं? और फिर पूरा भरता चला सर जाएगा। झोपड़ी ये जो वैसे यहाँ से ना जो हट है ना, ये जो झोपड़ी सी, अच्छा, इसके अंदर एक जैसे वो कुल्हड़ से बना रखे बस मटके, इसी जगह मटके में से- से निकलता रहेगा। सर चश्मा साहिब बस इसी जगह से मिलता है यही है पानी, और कहीं से नहीं मिलता? नहीं और कहीं। सर इससे आता था। सर ये कहाँ पे? माउंटेन से जमीन के अंदर से आता होगा। अरे नहीं मतलब ये चश्मा शाही जगह झाड़ है। कश्मीर में बस जब जाओगे ना, तो एक पार्क है, चश्मा शाही पार्क, तो ये है पानी, और अगर पूरा पार्क देखोगे तो पार्क भी सुंदर है। सर आपने पिया हो? हाँ हम लोग पिए हैं, ये देखो, पार्क बहुत सुंदर है, और पानी बहुत अच्छा है, वैसा पानी ये है। समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन है, इसके अलावा क्या प्रेसिपिटेशन में भी है। जैसे 10 सेंटीमीटर इज द एनुअल रेनफॉल इन लद्दाख एंड 400 सेंटीमीटर इन मौसिनराम। मॉन्सून में सबसे ज्यादा है हाँ। पूरे वर्ल्ड में। सो इसके अलावा प्रेसिपिटेशन में इज 10 सेंटीमीटर पर एनम इन लद्दाख, ठीक है, वाइल 400 सेंटीमीटर पर एनम, एनम में 2 एन आएंगे क्या? इन, से ANNUN। ठीक है, इन मौसिन राम, मौसिन राम नाम याद रखिएगा। ऐसे सर ही MAWY MAWYSI मौसिन राम MAWY चेक कर लेंगे, ठीक है। नाउ इसके अलावा लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर विंड सिस्टम, ये सब तो है ही है। इसके अलावा दो चीज और लिख लो कि डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड जैसा आपने बताया टोपोग्राफी, दीज आर आल्सो द डिटरमाइंड। एल्टीट्यूड एंड अगर मान लो कोस्टल एरिया, बम्बई के लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं, यस सर। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसके अलावा क्या बताइए? डिस्टेंस, सर एल्टीट्यूड को तो डिस्टेंस फ्रॉम सी बोलते हैं। एल्टीट्यूड ऊंचाई है, हाँ तो और डिस्टेंस कोस्टल से सी से दूरी, दूरी होती है, ऊंचाई होती है, नहीं। और इसके अलावा टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर जानते हो? यस सर। किसी भी जगह रिलीफ फीचर की आसपास क्या चीज पाई जाती है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा नाउ इंडियन क्लाइमेट बताओ, ट्रॉपिकल है कि सब ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल। बहुत अच्छा बताया, दोनों लोगों ने बहुत अच्छा बताया। सर दोनों हाँ,
इसीलिए तो बताया इन लोगों ने, क्योंकि ये इंडिया है ना। हाँ सर, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल, नीचे वाला ट्रॉपिकल। हाँ, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये कौन सा है? ट्रॉपिकल है। और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल। और ये कैसा है? सर लेकिन मेजर पार्ट तो ट्रॉपिकल नहीं। आधा आधा है, हाँ। बीच से ही तो गुजरती Tropic of है। Cancer। सो इंडियन क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ना। और ऊपर कौन सा है? जैसे श्रीनगर, लद्दाख, ये सर सब कौन सा ट्रॉपिकल है? में ठीक ठाक होता है, ऊपर एक्सट्रीम। सो इंडियन हार्श क्लाइमेट। क्लाइमेट, यहाँ वेरिएशन ज़्यादा है और यहाँ पर हीट ज़्यादा है, सन रे सीधी पड़ती है और यहाँ ठंडक ज़्यादा है। सो इंडियन क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल। सर दिल्ली में भी बहुत होगी ना। हाँ, सर दिल्ली किसमें आएगा? दिल्ली सब क्या है? ट्रॉपिकल। हाँ देखो, दिल्ली सब ट्रॉपिकल में आ जाएगा। यस सर। और क्योंकि वो लाइन से ऊपर है ना दिल्ली, ये बात सही है। अब देखो कि द क्लाइमेट इज एसोसिएटेड आर गवर्न बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये सब तो हम लोग जानते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ मानसून हमारे यहाँ कितने दिन तक रहता है? मानसून मेनली देखो, ये जून से सितंबर तक एडवांसिंग मानसून है, इस पे क्वेश्चन आएगा। सो एडवांसिंग मानसून कब से कब तक है? जून से सितंबर। कितने दिन तक? जून सर 3.5 फॉर 100 to 120 days, सही बता रहे हो। हाँ। फ्रॉम जून टू सितंबर। और रिट्रीटिंग मानसून कब से कब तक होता है? सर जनवरी टू नहीं मई टू मार्च ऐसे। उस समय थोड़ी ना लौटेगा, बस इसके बाद लौटना शुरू हो जाएगा। सितंबर टू जब वो अक्टूबर। हिमालय से टकराएगा लौटने लगेगा, हिमालय तक जाएगा ना हाँ। और टकरा के लौटेगा, तो ये अक्टूबर नवंबर होगा बस। सितंबर टू सर नवंबर। सर यही तो बता रहा हूँ। सर नवंबर तक होगा। सर? नवंबर टू फरवरी तो सर बेटर नवंबर रहता है। अक्टूबर तक। सर हाँ, सर नवंबर। सर चाइना में बारिश कहाँ से होती है सर? ऐसे नहीं है चाइना में कि बारिश कब से कब तक होती है, क्योंकि चाइना में 16 हेलीकॉप्टर हैं जो सिल्वर ब्रोमाइड लिए रहते हैं, जहाँ बादल दिखता है उस पर छिड़क देते तो हैं। दुबई में है ना। चाइना में भी 16 हेलीकॉप्टर हैं, बादल है बरसात नहीं। हेलीकॉप्टर पे सिल्वर, मतलब वहाँ पे नेचुरल हवा नहीं आती। वो कभी कभी पूरा बादल फट भी जाता है। अभी बीजिंग में 900 लोग मर गए थे। हैं? कैसे? अब तुम बादल पे कुछ करोगे, बादल पूरा गिर ही जाएगा, फट जाएगा। एक साथ भी तो गिर सकता है। सब क्यों करते हैं ऐसा? ऐसे ही वहाँ पर पानी की कमी है। चाइना। एडवांसिंग मानसून समझ में आ गया। अब रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है कि सर नवंबर इट इज अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। रिट्रीटिंग सर रिट्रीटिंग मानसून की वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है। हाँ तमिलनाडु कोस्ट पे। इज Bay of Bengal इन का तो- अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर हीट से क्या समझते हो? सर द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस व्हिच मेक द वेदर जैसे गर्मी है, बारिश हो गई, उसके बाद जब अब वहाँ हिमालय चला गया मानसून, तो क्या तुम्हारे फिर से गर्मी हो जाएगी? ठीक है ना? एक्सट्रीम कंडीशंस। कैसे? एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम, यही बात है। अक्टूबर हीट आ जाती है फिर से एक बार। तो अब जरा देखिए कि दैट इज क्लियर स्काई ड्यूरिंग दिस in northern plains there is clear sky and rise in temperature between advancing monsoon and retreating monsoon, उसके बीच में clear sky रहता है। this is called October heat. So between advancing monsoon and retreating monsoon there is clear sky and rise in temperature which is called October heat. In northern plains में ऐसा होता है। अब देखिए मानसून के बारे में
जो all our festival is revolving around monsoon and people of India. It monsoon bind people of India of various regions, and all our festival revolves around monsoon. चाहे लोहड़ी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, सब उसी के हिसाब से तो होता है. कहीं बाजरे की फसल कट रही, कहीं कुछ कट रहा है. रबी की फसल के आसपास सारे होते हैं. सर रबी तो विंटर में होता है ना? हाँ, उसके बाद से ही मतलब जो भी हो कुछ तो खरीफ होगा सर. रबी की तो नहीं होगी क्योंकि रबी तो विंटर में आ गया. सर खरीफ होगा. सर बीच की सर राबी हो ना, रबी ये जून में आता है ना मानसून. मोस्टली उसी सर राबी होगा सर। हाँ? राबी होगा। राबी होगा. देखो मानसून की वजह से विंटर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं उसकी वजह से रबी की फसल भी हो रही है. तो अब रबी भी हो जो भी हो, इट इज़ ऑल ओरिएंटेड रिवॉल्विंग थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू मानसून, बिकॉज वी आर हैविंग फिक्स्ड सीजन ड्यू टू मानसून. ऐसा तो नहीं अगर एक भी बारिश हो जाए गेहूं में तो क्या गेहूं खराब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. एक बारिश जरूरी है गेहूं के लिए बीच में, ज़्यादा नहीं. और एक से ऊपर होगी तो खराब हो जाएगा. प्रिवेंशन नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, छाता लेके थोड़ी ठीक है. सर कुछ लगा दे. और अवर जो ऑल अवर फेस्टिवल्स revolve around monsoon, which binds people of India. Now, अब कुछ important question monsoon चैप्टर के लिए हैं. एल नीनो से क्या समझते हो? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्या समझते हो? Sir, El Nino is The the western western current of the Peruvian coast which replaces the cold ocean current and forms the low coast area where monsoon winds come and deposit their humidity in the fountain. ठीक है, तो हम ये बता दें आपको एल नीनो क्या है. पवन समझ में आ गई बात? Yes, sir. समझ में आनी चाहिए हमारा तो ये. सर क्या था? ये कह रहा था कि नानी लोग मतलब अच्छा रहती हैं. क्या सर? अल नीनो नानी लोगों के बारे में बता. चलिए सर वो मत पिटाइएगा. चलिए Which binds Which binds people of India? चलिए now कुछ चीजें हम जान लें जो एक एक दो बढ़ के आएंगी. यस सर. जेट स्ट्रीम क्या होता है? सर ठीक है, ये बहुत तेज चलने वाली नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड हाँ, ये वेस्टर्ली वाइंड्स इन ट्रोपोस्फियर. जो ये ट्रोपोस्फियर है ना, तो वेस्ट का है बताओ. इधर से वेस्टर्न विंड चलेंगी क्या बहुत तेजी से, यस सर. और बहुत तेज चलती है और बहुत ऊंचाई पर चलती है, तो 1000 किलोमीटर के ऊपर में. तो क्या कहते हैं ट्रोपोस्फियर में. सो और इसी वजह से आपको मालूम है राजस्थान में कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो कि यहाँ पर नवंबर दिसंबर में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. बारिश होती है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो यहाँ वेस्टर्न मेरिडियन से हाँ यहाँ से लेकर चलती आप हैं, बारिश तो भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरियन सी से चलती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं. यहाँ से क्लाउड चलते हैं, प्रेसिपिटेट होगा. यस सर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर धूप आ जाती है अक्टूबर हीट की वजह से. उसको ये बात देखिए, लो Ice प्रेशर low. जोन क्रिएट हो जाएगा. हाँ. बोलो, धूप आएगी तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा. Yes. उसको भरने के लिए क्लाउड चलेंगे कि नहीं चलेंगे? Sir, और eastern coastal problems भी disturbance. ओके, सो वी विल सर राइट 400 सेंटीमीटर पर. अच्छा. पर एनम है. देयर आर ए नैरो बेल्ट एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊपर. कह रहा है 12,000 मीटर, 12 किलोमीटर ऊंचाई पर. हमारा हिमालय 8,800, उससे भी ऊपर 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और से क्या है ये? उतनी ऊपर हवा चलेगी. सर उससे हमें क्या? होगा कुछ नहीं, क्लाउड्स उस लेवल पे आएंगे, बारिश कर देंगे. सो ठीक है,
अगर वहाँ उस लेवल पर आते हैं, कुछ बारिश कर देंगे, कुछ चले जाएंगे, और लद्दाख के भाग्य में भी बारिश होगी, तो Yes. उतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं अपना हिमालय पार करते हुए, वहाँ भी बरसात है, Yes. वो तो ऊंचाई है ना। तो इस तरीके से द a narrow belt of high altitude, a narrow belt of high altitude, ठीक है, कितना 12,000 मीटर पर, कितनी ऊंचाई पर, वेस्टर्ली विंड्स इन ट्रोपोस्फियर, हाई स्पीड, ये हाई स्पीड की वेस्टर्ली विंड्स है जो वेस्ट से आती है। सर समर में 110 kmph में और विंटर में 184 km/h। देख लीजिए, सो वेस्टर्ली विंड्स जो कि समर में कितने पर होती हैं, 110 किलोमीटर kmph, किलोमीटर पर आवर, और विंटर में कितने पर आएंगी, 182। विंटर में 184 kmph, कितनी तेज है, mph, ठीक है, ये इस स्पीड से चलती हैं इन नदर प्लेन पर, ओके। तो ये होता है ट्रोपोस्फियर है, हाई एल्टीट्यूड। पूछना है नहीं, एल नीनो, El Nino, the periodic development of warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of Peruvian current। तो इसमें क्या बताया गया है, नीनो भी दो तरीके के होते हैं, एक एल नीनो और दूसरा कौन सा होता है, एंसो हैं? एंसो एंसो नीनो, दो तरीके के। सर वो कॉम्बिनेशन होता है तीनों और सदर। चलो, तो एल नीनो क्या है, इट इज द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट। सर क्या है एल नीनो और कौन सा? सर ये होता क्या है नीनो? डेवलपमेंट, ये जो भी चीजें होती हैं, जैसे मेडिटेरियन सी से हिमालय में आता है वैसे सर ये होता क्या है? भाई ये देख लो ब्लैक आप, सी से ओके। ये इस तरीके से अर्थ मूव कर रही, एनसो था, ENSO। एंसो नीनो वो नहीं सर वो तो कॉम्बिनेशन है एल नीनो और सदर ऑस्ट्रेलिया। the changes एल नीनो है ना, hence the phenomena is referred to ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये तो एल नीनो ही है, एक और भी है, वो भी मैं बता रहा हूँ सर ये होता क्या है? अभी बता रहा हूँ। ये देखो, जब अर्थ रोटेट करती है तो क्या सेंटर बड़ी तेजी से रोटेट करता है, तो क्या यहाँ की हवाएं ऐसे चलती हैं यस सर। भरने के लिए, क्योंकि ये जो बीच वाला रीजन है क्या वो लो प्रेशर जोन है, क्या वो हीटेड जोन है, और इस तरीके से जो ये विंड चलती है उसको क्या कहते हैं, क्या कोरियोलिस फोर्स, उसे क्या कहते हैं, सर वो राइट में नॉर्थ में राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है। फोर्स। तो इसकी वजह से देयर आर वेरियस डिस्टर्बेंसेस, इसकी वजह से पेरू, क्या आप लोग पेरू जानते हो, साउथ अमेरिका में कहीं पर है, तो वहां पर पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट। क्या आपको मालूम है कि इंग्लैंड के लोग जीवित क्यों हैं, क्या वे गल्फ स्ट्रीम की वजह से जीवित हैं, कि वहाँ पर एक उबलते हुए जल की धारा चलती है, गल्फ स्ट्रीम, वो पानी उबलता हुआ है, उसकी वजह से वहाँ से इतनी स्टीम और हॉटनेस निकलती है कि वहाँ विंटर में लोगों की नहीं तो जान चली जाए। तो उनको यूरोपियन कंट्री के लोगों को पानी जमीन के अंदर जो है, जो मतलब अंदर में बहुत पानी में लावा है ना, उसके संपर्क में आने की वजह से जब ओशनिक करंट अंदर अंदर से जाती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं, और फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ के पास से जाती हैं, तो वो वहाँ गर्म पानी की जो गर्म जलधारा है, जिसको जल कहते हैं कि गल्फ स्ट्रीम, ठीक है कि नहीं, वो खाड़ी देशों से जाती है, तभी तो गल्फ लगा है, और वहाँ से यूरोपियन कंट्री में चली गई। खाड़ी देश जानते हो, अरेबियन कंट्रीज जो गल्फ के पास है, खाड़ी देश, जैसे अरेबियन कंट्री नहीं, UAE, ईरान, इराक, ये सब जानते हो, Yes, तो sir. वहाँ से जो जाती हैं तो गर्म हो जाती हैं, तो वो गल्फ स्ट्रीम में ऐसे खाड़ी का मतलब है जो समुद्र के आसपास के देश हैं उनको क्या कहते हैं, जहाँ बीच है, कोस्टल रीजन, कोस्टल को कहते हैं गल्फ। गल्फ कंट्रीज क्या है, जो सी हो और कोस्टल एरिया, एल नीनो क्या है? वो समझ में आ गया, उसको कहते हैं गल्फ। ऐसे ही एल नीनो क्या है, इट इज
ए वार्म वाटर स्ट्रीम नियर साउथ अमेरिका पेरू। ओशनिक करंट है, सर कोल्ड वाटर होता है ना, वार्म वाटर, सर वार्म होता है ठीक सर, है। इसलिए तो वहाँ लो प्रेशर बनता है बाहर। वार्म ओशनिक करंट, पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ क्या बनता है, वार्म ओशन का वार्म ओशन करंट एट कोस्टल रीजन ऑफ पेरू। सर। हाँ बोलिए। सर जैसे जेट स्ट्रीम मेडिटेरियन सी से लेके हिमालय तक आती है, फिर वहाँ पे रेनफॉल होती है, तो ये पेरू कोस्ट वाला वार्म करंट कहाँ से आता है, म्यांमार से या फिर ब्लैक सी? देखिए ये जो भी चीज़ है ना, ये ओशनिक करंट कई इसके बहुत सारे, अगर आप देखोगे इसका वीडियो में दिखाऊं तो कई कई सारे ओशनिक करंट है, कहाँ से कहाँ निकल रही है। ओशन के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस हैं, तो कहीं से कहीं देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ ओशनिक करंट्स मूविंग। अगर आप उसका रूट देखेंगे तो अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग ओशनिक करंट है, ठीक है नहीं, और अलग अलग मतलब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ओशनिक करंट है। तो वो पूरा मैप आपको देखना पड़ेगा, तो वो चीज़ें वो मैं भेज दूंगा बस, तो उसमें ही पता चलता है। बहुत स्टडी करनी पड़ती है कि क्यों ये गर्म होती है, क्यों कैसे होती है, ठीक है कि नहीं, ऐसे आसानी से नहीं बताया जा सर सकता। ओशनिक करंट ओशन के अंदर ओशन में, ओशन जैसे हवा चलती है, हवा का अपना रूट है, तो पानी भी ऐसा नहीं है कि रखा हुआ नहीं है पानी, कहीं का पानी ठंडा है और कहीं का पानी गर्म है। तो अब इसकी वजह से जो गर्म पानी है, आप यही देख लो कि आप अगर जब इमर्सन रॉड डालते हो तो ऊपर का पानी गर्म है, नीचे ठंडा है, क्या उनमें धीरे धीरे कन्वेक्शन होता है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाता है पानी। तो ऐसे सी में भी अलग अलग जगह कहीं ठंडा का कहीं गर्म है, तो वो उनके बीच में एक वाटर का मूवमेंट होता रहता है, उसको कहते हैं ओशनिक करंट। उसकी वजह से एक हॉट स्ट्रीम डेवलप होती है जिसे कहते हैं एल नीनो, और वो पेरू के कोस्टल एरिया को गर्म कर देती है। बात समझ में आई कि नहीं? सो एट कोस्ट ऑफ पेरू साउथ अमेरिका। अब देखिए लू किसे कहते हैं? सर समर्स में हॉट चलते एंड हैं। गस्टी विंड्स दैट ब्लो इन स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। स्ट्रॉन्ग धूल भरी भी होती है क्या? हाँ, yes, गस्टी sir. Yes, sir. हॉट ड्राई विंड इन नदर्न प्लेन्स। ड्यूरिंग समर सर एल डब्ल्यू होता है ना, सर एल डबल होता है एल ओ सर LW होता है, LW। आप लू तो है। यस सर। अब देखो काल बैसाखी किसे कहोगे? सर कागज सर, साहब वो जो बंगाल वेस्ट में- बंगाल में होता है, थंडर स्टॉर्म और ये सब, और सर मैंगो शावर भी होता है। सर आसाम में गस्टी होगा ना, आपका गस्ट गस्टी, गस्टी का मतलब धूल भरी। अब देखो काल बैसाखी दैट इज थंडर स्टॉर्म्स विद वायलेंट विंड्स। ये टॉरेंशियल डाउनपोर ये कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल कोलकाता में ना। सर So, वेस्ट बंगाल में होता है ना पूरे, कोलकाता के पार। कोलकाता में है। अरे कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक से मालूम है। यस सर वेस्ट बंगाल। सर मैंने तो कोलकाता सर कोलकाता लिखेंगे। सो सर इट वेस्ट इज बंगाल में होता है सर बुक में तो वेस्ट टोटल सर वही थंडर स्टॉर्म, ठीक है, विद टॉरेंशियल डाउनपोर, विद हैवी डाउनपोर ऑफ वाटर। बहुत तेज बारिश होती है, यस सर। पोर ऑफ वाटर, ठीक है, एंड accompanied by hail। इन वेस्ट बंगाल। ये कब होता होगा? सर समर्स में। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऐसी क्या बात है। तो काल बैसाखी अकर्स व्हेन, काल बैसाखी अकर्स व्हेन। सर ये भी पेपर कहाँ पे? काल बैसाखी, सो winds।
सो ये होता है जून में होता है, अप्रैल मई में नॉर्थ वेस्टर की। और ये आप लोगों ने सही बताया है, पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, सर विंटर में होगा ना तब जून में होता इन है। नॉर्थ ईस्ट, नहीं समर में होगा ना। सर पूरे नॉर्थ ईस्ट लिखा है इन समर, हाँ समर। प्री मानसून है ये। मैंगो शावर क्या है? सर कर्नाटका इसमें होता है ना सर, जहाँ पर मैंगो राइप हो जाते हैं जल्दी। ये बात सही है, और ये बात तो ठीक है। That is towards the close of summer season, pre-monsoon shower in Karnataka and Kerala. Pre-monsoon shower in Karnataka and Kerala. ठीक है, और इसकी बात सही है कि इसकी वजह से causes early ripening in mango, causes early in mango. सर ये आपने प्रीमा, दो बार हाँ? सर इन दो बार काल बैसाखी इनमें लास्ट लाइन है। ठीक है, ये बात हो गई। कोरियोलिस फोर्स क्या है? There are apparent force due to revolution of Earth, ये बात सही है। which deflects objects like air towards right in other. Apparent force caused by earth rotation. Now कोरियोलिस फोर्स, ये आगे की क्लास में भी पढ़ोगे, जो Parents ज्योग्राफी, law भी बोलते फेरल का नियम, ठीक कह रहे हो। सो एन apparent force caused by earth rotation. सर हैवी के बाद क्या डाउनफॉल? हाँ, तेजी से पानी गिरने लगता है। फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, इसकी वजह से क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नाउ डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में राइट में कर रही क्या? यस, और साउथ में डिफ्लेक्टिंग winds towards right in northern hemisphere and towards left, तो इसको लेफ्ट में करो, ये राइट मत करो, towards left, इस तरीके से। सर इसलिए बे ऑफ बंगाल वाली भी जो विंड्स होती हैं इधर को इंडियन सबको आ जाती हैं। और सर तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश करा है। जब तो रिट्रीटिंग में हाँ। टूवर्ड्स लेफ्ट इन, वही जो हमारे पास मानसून आता है वो दो जगह चल देता है, इधर से इधर। सो एंड लेफ्ट इन इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो तुम्हारे 2 चैप्टर ज्योग्राफी के बचे हैं और 2 उसके उसको तुमको तैयार करना, ठीक है। सर ये डायग्राम किस चीज़ के लिए बनाया आपने? ये कोरियोलिस फोर्स का है। सर जेट स्ट्रीम एल नीनो तो अच्छा, पीरियोडिक समझ गया। पेरू में है, वो साउथ अफ्रीका, जैसे अभी हमने नहीं बताया था लैटिन अमेरिका, वहाँ पे है। स्ट्रिंग सर ये मतलब इक्वेटर के नीचे गर्म हुआ हमें नहीं हो। इस वाले में? डायग्राम ये कोरियोलिस फोर्स है, इसका मतलब है कि अगर ये घूमेगी तो यहाँ पर हवा कम हो जाएगी, तो इधर की जो हवा है ना, यहाँ की कोरियोलिस वो ऐसे चलेगी और यहाँ वाली ऐसे। ये क्यों चलेगी, ये हायर क्लास में पढ़ोगे 10th में। इट इज फेरल्स लॉ। फेरल के लिए मतलब ये लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से होता है, तो वो अलग से फिजिक्स में बताना पड़ेगा, बता देंगे आपको यस कैसा क्यों होता है। इस पे वीडियो भी आप देख सकते हो। इट इज फेरल्स लॉ। कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो कोरियोलिस फोर्स लिख देना, यही डायग्राम बना देना, नंबर मिल जाएंगे। इट इज गलत भी लिखोगे तो भी मिल जाएंगे, क्योंकि इतना भी बच्चे नहीं लिख पाएंगे। ये बना देना। और राइट में चलती है नदर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट में चलती है सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये फेरल्स लॉ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर। हाई प्रेशर। हाँ, इतना ही सर रखो। राइट में नॉर्थ में चलती है।
देखो नॉर्थ में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट। राइट। दिख रहा है ना?